नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 5 महीने की मशक्कत के बाद फाइनली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। जो अटकलें चल रही थी, जो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के बात बिगड़ती दिख रही थी, अब वो बात बन चुकी है। कांग्रेस 17 सीटों पर फाइनल हो चुका है और इस बार समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ आज हम इस पर बात करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे आलोक पाठक जी के साथ में। जुड़ चुके हैं हमारे साथ आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। 21 फरवरी को 5 महीने की मशक्कत के बाद कल 21 फरवरी को जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है, लेकिन ये एनडीए के लिए क्या मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए कोमल जी, एनडीए के लिए तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और देखिए, जब से चंदौली बॉर्डर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा आई थी और बनारस में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ था, फिर प्रयागराज, फिर रायबरेली और लखनऊ होते हुए कानपुर तक गए। 6 दिनों का जो ये भारत जोड़ो यात्रा रहा, उसमें जिस तरह का रिस्पांस मिला और खासकर बड़ी जी संख्या में जो प्रयागराज में युवा उतर आए, मतलब ऐसी भीड़ युवाओं की उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं देखी थी। करीबन 2 से 3 लाख युवा प्रयागराज की सड़कों पर थे। और एनडीए की मुश्किलें ये है कि आज सुबह ही एक मैसेज वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का कि पहले तो उन्होंने आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। 60,000 सीटों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और उसमें जी पेपर लीक की तमाम खबरें आई थी। पहले सरकार ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, और आज सरकार ने के पुलिस भर्ती बोर्ड ने खुद साक्ष्य मांगे हैं लोगों से। तो ये समझिए कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है। थोड़ा सा बीच में क्या हुआ था कि जब राहुल गांधी को लखनऊ आना था, 20 तारीख को अखिलेश यादव को इस यात्रा में शामिल होना था, तो अचानक जी से मीडिया चैनलों पे खबर चालू शुरू हो गई कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में कुछ मतभेद और ये लगभग टूट गया है। गोदी मीडिया ने पूरा जी हंगामा मचा दिया और 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक खबरें चलती रही। और ये जरूर बोला था अखिलेश यादव ने कि हम जो है हम राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वो जी लखनऊ, लोगों को उम्मीद थी कि रायबरेली लखनऊ में शामिल होंगे, लेकिन हुए नहीं। और जो अफवाह फैलाई जा रही थी उस पे लोगों ने थोड़ा विश्वास होना शुरू किया। लेकिन कल शाम को लखनऊ में 5 बजे सपा और कांग्रेस के अधिकृत लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इस गठबंधन की अधिकृत रूप से घोषणा कर दी। और जी इसमें समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसमें समाजवादी 63 जो सीटें लड़ेंगी कोमल जी, इसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो दल ऑलरेडी इनके साथ हैं यूपी में, जैसे अपना दल जी कमेरावादी है और चंद्रशेखर आजाद की भारत समाज पार्टी है, जी तो इन सारे दलों के साथ वो मिला के 63 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। जी आलोक ये सर, आपने गठबंधन अब फाइनल हो गया है। आजाद समाज पार्टी की बात करी, तो क्या आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद भी क्या गठबंधन में रहे इस बार? नहीं नहीं, आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ तो उनका गठबंधन है ही है। जी तो जो 63 सीटें गई हैं उस समाजवादी पार्टी को, उसमें से वो अपना दल कमेरावादी को भी दे सकते हैं कुछ सीटें। और जहां तक हमारी जानकारी है, चंद्रशेखर आजाद या तो मिर्जापुर से उतार सकती है समाजवादी पार्टी, या उनको नगीना से उतारा जा सकता है। जी तो ये गठबंधन बन गया है और इस गठबंधन के बनने से मोदी सरकार और एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई है, जी क्योंकि जमीन पे आलोक नाराजगी है। और कोमल जी, मैं बताऊं, मेरे एक पत्रकार साथी जो जहां मैं पहले काम करता था, उस समूह में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वो इंडिया टुडे ग्रुप में रहे हैं वो काफी उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। वो अभी जो दौरा करके आए हैं पिछले एक हफ्ते, वो पूर्वांचल से होते हुए, चंदौली से होते हुए लखनऊ तक आए हैं। तो उनका ये आकलन है कि ये गठबंधन अगर जमीन पे ढंग से उतर गया और ढंग से इन्होंने मेहनत की, तो भाजपा को 40 सीटें जीतनी मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में।
तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ तो गोदी मीडिया और भाजपा के तमाम प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि 80 में से 80 जीतेंगे, लेकिन जो जमीनी बिल्कुल हकीकत ये है कि क्योंकि अब सबको पता है कि गठबंधन जो है वो सपा और कांग्रेस के बीच में विपक्ष का है। बहन जी अलग से लड़ेंगी और बहन जी और जिसको भी जो भी लोग आम जनता में जो भी नाराज है मोदी जी सरकार की कार्य प्रणाली से, वो अब अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा और वो वोट सपा और कांग्रेस गठबंधन को ही देगा, तो मुश्किलें बढ़ गई। तो आलोक सर, आपने भी बहन जी का बताया, यानी मायावती इस बार अलग चुनाव लड़ेंगी, तो क्या इससे इंडिया गठबंधन पे भी कुछ असर पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर मायावती अलग लड़ती है और इंडिया गठबंधन अलग है, या वो कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है इससे? देखिए कोमल जी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए दिन पर दिन बहन जी का बीएसपी का वोट परसेंटेज घटता चला जा रहा है। 2022 के चुनाव में वोट परसेंटेज वो घट के जो आ गया था वो लगभग 12-13% के आसपास आ गया था। और जी जमीन पे बसपा में न बहन जी सक्रिय हैं और अब उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषित कर दिया है, तो वो भी जमीन पे जी दिख नहीं रहे हैं। मैं लगातार फील्ड में घूम रहा हूँ, वहां जो लोग नाराज हैं उनकी यही इच्छा थी कि सारे विपक्ष को एक होना चाहिए, लेकिन जब 15 जनवरी को बहन जी ने घोषित कर दिया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी, तो जो मुझे लग रहा है जनता के मूड को देख के कि जो लोग भी मोदी को हराना चाहते हैं वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, वो सपा और कांग्रेस गठबंधन को ही वोट करेंगे। जी तो ये बीजेपी की राह में मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जी आलोक सर, बनारस से कांग्रेस को सीट मिली है, तो इस बार बनारस से क्या लगता है, मोदी जी के सामने कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतार सकती है? इसका कुछ देखिए अंदाजा? कांग्रेस से अ, अभी तक जो सूचना है वो अजय राय चुनाव लड़ेंगे। और जी जब एक प्रत्याशी हो गया, क्योंकि बसपा का बहुत प्रेजेंस बनारस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बसपा कभी बहुत अच्छा नहीं की, एक अपवाद रहा 2009 का, जब उन्होंने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ा दिया था और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बसपा को चला गया था। लेकिन चूंकि अब की बार समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो फिलहाल बसपा से सांसद हैं, अफजाल अंसारी, उनको गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होने वाला है। और जो भी लोग मोदी के कामकाज से खुश नहीं है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब तक जो 31 प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें बड़ी संख्या में कुर्मी बिरादरी के लोगों को वोट दिया है। और जी जिस आदमी को प्रभारी बनाया है बनारस लोकसभा का, जो पहले प्रत्याशी घोषित किए गए थे लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया इस गठबंधन के चलते, सुरेंद्र पटेल, तो पटेल बिरादरी काफी काफी अच्छा वोट है। और पटेल बिरादरी देख रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें जो है यादव से भी ज्यादा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने पटेलों को उतारा है। और अजय राय चूंकि बनारस से कई बार विधायक रहे हैं, बड़े मजबूत नेता रहे हैं, तो अब जो है वो वोटों का, पिछली बार क्या हुआ था कि दूसरे नंबर पर सपा थी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी। अब सपा का जी प्रत्याशी नहीं है, तो अब बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से अजय राय नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे वाराणसी में। जी उस, उसके अलावा मैं बता 2019 दूं के कि जी मैं आपको और बता दूं कि आलोक कांग्रेस के कुछ संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। जैसे बाराबंकी से पिछली बार पीएल पुनिया जो 2009 में सांसद चुने गए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं, बड़े दलित नेता है, SC ST कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और उन्होंने काफी काम भी किया क्षेत्र के लिए। तो पूरी संभावना है कि इस बार पीएल पुनिया, क्योंकि वो बाराबंकी की सीट कांग्रेस के उसमें गिर गई है, तो पीएल पुनिया वहां चुनाव लड़ेंगे। और पीएल पुनिया के चुनाव लड़ने से बड़ा अच्छा कांग्रेस वहां बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही श्रावस्ती सीट गई है कांग्रेस के पास, वहां से एक दिग्गज मुस्लिम नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं और वो बसपा छोड़ के भी कांग्रेस आए हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहां से प्रत्याशी होंगे श्रावस्ती से। देवरिया लोकसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता है
अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता भी रहे, एमएलए भी रहे हैं, उनको टिकट मिलने की संभावना है। कानपुर जो कांग्रेस का गढ़ रहा है 2004 और 2009 में, वहां से श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव जीते हैं। वो सीट पे दो नाम चल रहे हैं, एक आलोक मिश्रा का नाम चल रहा है और एक राकेश कपूर। तो राकेश कपूर 6-7 बार वहां से विधायक रहे हैं कानपुर से, और आलोक मिश्रा भी बड़े नेता हैं। और झांसी से प्रदीप आनंद जैन जो 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ेंगे, जो मेरी जानकारी है। सीतापुर सीट एक लखनऊ के बगल में सीट है, ब्राह्मण डोमिनेटेड, वहां पे ब्राह्मणों का अच्छा वर्चस्व रहा है। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी एक बड़ी नेता थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, वो वहां से चुनाव लड़ती रही है। तो वहां पे नकुल दुबे, ये भी बसपा से आए हैं, बड़े नेता हैं, ब्राह्मण चेहरा रहे हैं बसपा के, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। तो नकुल दुबे को सीतापुर से चुनाव मिलने की टिकट मिलने की उम्मीद है। अमरोहा से सबको पता है कि दानिश अली लड़ेंगे, और सहारनपुर से इमरान मसूद लड़ेंगे। तो ये लगभग ये खाका है कांग्रेस के प्रत्याशियों का, जो संभावित प्रत्याशी है। इसमें एक आध जगह बदलाव हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ही होगा। आलोक सर, 2019 में कांग्रेस को मात्र 2% वोट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव। तो क्या इस बार कितनी उसकी बढ़ने की संभावना है, कितना ज्यादा उसका वोट परसेंटेज इस बार बढ़ सकता है? कोमल जी, 2019 में 7% वोट मिला था लोकसभा में। वो आप जो बता रही हो 2022 का आंकड़ा है। जी जी, 2022 के 2022 विधानसभा विधानसभा चुनाव चुनाव। में 2% वोट मिला था। वो इसलिए मिला था कि कांग्रेस अकेले लड़ी थी। लेकिन जी जब मैं कह रहा हूं कि इस बार देखिए 10 साल मोदी जी की सरकार रही है, और अब 7 सालों से यूपी में योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब हर जगह, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पेपर लीक की चर्चा हुई। पिछले 7 सालों में लगभग 15 परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। भर्तियां आ नहीं रही हैं, भर्तियां आ रही सरकारी नौकरी की, तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। रोजगार जी सरकार दे नहीं पा रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ साल का नौकरी देंगे, वो नहीं दे पाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बुरी है। महिलाएं और बेटियां कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अभी की ताजा खबर बता रहा हूँ, लखनऊ के बगल के जिले की एक महिला ने जहर खा के अपना जान लेने की कोशिश की। उसका वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई है। उसने अपनी शिकायत ये की है, वो भी एसपी ऑफिस में। उसकी शिकायत ये थी कि उसके साथ किसी ने उसकी इज्जत लूटी थी, और उसका मुकदमा ऐसो दर्ज कर रहा है। तो इस तरह की तमाम खबरें रोज आ रही हैं। जी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वादे बड़े बड़े हैं, तो महिलाओं में भी नाराजगी है। बेरोजगारी का आलम है ही है, किसान तो सड़कों पे है ही है। आपको पता ही है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे आंदोलन हो रहा है। कल जो है नोएडा में किसानों ने गाजियाबाद में लंबा जाम किया था, बड़े जी, नाराज हैं। और यूपी किसान के नेता किसानों को किसान भी डिटेन राकेश कर लिया टिकैत का गया। बयान भी आया है कि जी भाजपा हमको दिल्ली नहीं जाने दे रही है, हम भाजपा के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। जी। आलोक तो सर, आपने ये जो तमाम मुद्दे गिनाए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, महिला सुरक्षा का हो, पेपर लीक का हो, क्या लगता है आपको ये सारे मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दा बनेंगे? देखिए, जनता के लिए तो है, जो बेरोजगार है, जो महंगाई से त्रस्त है जनता, लेकिन दूसरी ओर राम मंदिर है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर की, एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ ये मुद्दे, क्या ये मुद्दे हावी हो पाएंगे? देखिए, राम मंदिर अब की चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाएगा कोमल जी। जी राम मंदिर बनवाने के लिए भाजपा 2 बार वोट पा चुकी है। 2014 में चुनाव जीती, 2019 में चुनाव जीती। राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं है। और 2019 के चुनाव में भाजपा को 52% वोट, 51% वोट मिला था। लेकिन 2022 में, वही 3 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो भाजपा गठबंधन को 43% वोट मिला। 9% वोट वैसे ही कम हो गया। उसके बाद हम चलते हैं उपचुनावों की बात करते हैं। 2022 विधानसभा के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 2 बड़े उपचुनाव भाजपा हार गई है। एक जी विधानसभा में हारी है, आजमगढ़ में घोसी हारी है, मऊ में सारी घोसी सीट हारी है, लगभग 40,000 वोट से हारी है। और खतौली में हारी थी। साथ ही मैनपुरी में एक बड़ी हार मिली थी। जबकि जी नॉर्मली ये माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी
दल हमेशा से जीतते रहे हैं, क्योंकि जनता ये मान के चलती है कि भाई इनकी सरकार है तो इन्हीं का विधायक जिता दो ताकि हमारे क्षेत्र का काम होगा। जी देखिए कोमल जी, भाजपा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है, तभी वो तमाम दलों को अपने साथ लेके जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब वो एनडीए में वो लेके आए जो जयंत चौधरी को लेके आए हैं, आरएलडी को जोड़ा है, ओम प्रकाश राजभर को तोड़ के लाए हैं। तो भाजपा को हकीकत पता है और ये मुद्दे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इलाहाबाद में हजारों की संख्या में छात्र धरना दे रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, किसान सड़कों पर है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को नौकरियां है नहीं। तो अब वो हालात नहीं रहे 2014 2019 के जैसे। राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर को मुद्दा बनाने की भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को देखिए, अब 10 साल की मोदी सरकार और 7 साल की योगी सरकार के काम पे अपना निर्णय देगी। और 2019 के बाद जब चुनाव हुआ तो 8% तो वैसे ही वोट कम हो गया था, 51 से 43 आ गए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज से 6 महीने पहले सितंबर के महीने में घोसी में उपचुनाव हुआ था अंतिम, वहां बुरी तरह से हारी है भाजपा। जी तो अब पहले बिल्कुल। से हालात नहीं रहे हैं। आलोक सर, आपने जिस तरह से बात करी अभी कि एनडीए जो है, तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, यहाँ तक कि आरएलडी जो पहले सपा के साथ थी गठबंधन में, और यहाँ तक कि सीट शेयरिंग की भी बात तय हो चुकी थी, सीटें भी मिल गई थी आरएलडी को, लेकिन उसके बावजूद आरएलडी अपना पाला बदल के एनडीए के साथ शामिल होगी। उधर राजभर बीजेपी के साथ है, लेकिन इसी तरह से बीजेपी को भी यहाँ तक कि हो सकता है समझ आ गया कि अब राम मंदिर का जो मुद्दा है वो ज्यादा चलेगा नहीं चुनावों में, इसीलिए उसने छोटे छोटे दलों को अपने साथ धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया। और अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी गोदी मीडिया के जरिए तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसमें ना तो बीजेपी कामयाब हो पाई और ना ही गोदी मीडिया काम हो पाई। और उसका नतीजा कल देख लिया सबने कि इंडिया गठबंधन जो है अब साथ में चुनाव लड़ेगा और एनडीए को पूरी तरह से हराने की कोशिश है इस बार इंडिया अलायंस की। लेकिन देखना होगा कि इस बार के नतीजे क्या रहेंगे और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।